चलिए आज हमें शुरू करना है रूलिंग प्लेनेट। अब तक आप 12 भावों का पढ़ चुके हैं, यानी प्रॉमिस ऑफ इवेंट्स। एक से लेके 12 भाव तक किससे क्या देखते हैं, ये पूरी जानकारी आपको हो गई। दशा और अंतर्दशा के बारे में आपको पता चल गया, कैसे क्या उनके स्ट्रेंथ को देखेंगे, समझेंगे क्या वो रिजल्ट देते हैं। फिर प्रश्न कुंडली का प्रॉमिस ऑफ इवेंट किस पर्पस के लिए बनाते हैं, कैसे यूज़ करना है, नंबर का 1 से 249 उसका क्या यूज़ है। अब इन सब में जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो सब में यूज होता है, यानी टाइमिंग ऑफ इवेंट में यूज होगा, दशाओं के निर्धारण में यूज होगा, प्रश्न कुंडली में आप देखेंगे तो उसमें यूज किया जाएगा। रूलिंग प्लेनेट स्वयं में भी वो प्रिडिक्शन का एक टूल है, यानी सिर्फ रूलिंग प्लेनेट के बेस पे भी आप बता सकते हैं कि कौन सा घटनाक्रम मतलब कब होगा, जो एक्सपेक्टेड टाइम में आपको देखना है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग तरीके से आप रूलिंग प्लैनेट्स का यूज़ करते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि रूलिंग प्लैनेट मतलब कितना ऑथेंटिक है, किस प्रकार से वो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, मतलब ये कोई साइंस का ऐसा थ्योरेटिकल लैब वाला नहीं है कि आप गए यहाँ पे आपने शुगर का टेस्ट कराया, बस 140 निकला 150 निकला तो शुगर हो गया। बात समझ रहे हैं? इस टाइप से कुछ नहीं है कि हम इसको कह सकें। मैंने अब तक का जो ऑब्जर्वेशन है ये समझा कि आप इसको सही इंटेंशन से यदि यूज कर रहे हैं तो वो आपको रिजल्ट देता है। मतलब 10 में आप 9 केस में मान के चलो, वैसे ऑब्जर्वेशन तो 10 में 10 का है कि यदि आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं एक्चुअल में तो वो है। लेकिन 10 में 10 का छोड़ दीजिए, 10 में 9 का ही आप लेके चलिए। समझ रहे हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि रूलिंग प्लेनेट है क्या। कि ये सॉफ्टवेयर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रूलिंग प्लेनेट, माउस के पॉइंटर पर देखिए, हम्म। जो अभी है यहीं पे रूलिंग हम्म। लिखा हुआ है। रूलिंग प्लेनेट को हिंदी में बोलते हैं शासक ग्रह, इंग्लिश में कहा जाता है रूलिंग प्लेनेट। रूलिंग प्लेनेट पूरी तरह से कृष्णमूर्ति जी की देन है, मतलब उनकी ही खोज है। एक चीज ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्णमूर्ति जी जो हैं वो उच्छिष्ट गणपति जी की साधना करते थे। मतलब गणेश भगवान का एक स्वरूप है उच्छिष्ट गणपति, उन्हीं की वो साधना करते थे। एक चीज और आप इस चीज को एडमिट करेंगे कि जैसे जो लोग ऑकल्ट फील्ड में है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब जो लोग पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं इसमें, वो ऑकल्ट को ही जी रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इंट्यूशन हम कहें, कोई एक पावर कहें, उनकी ईश्वरीय शक्ति कहें, इष्ट देवता कहें, जो आप नाम देना चाहें आप दें, कुछ ना कुछ फोर्स उनको गाइड कर रहा होता है। तो इस कारण ही चीजें इस लेवल तक, मतलब नॉलेज वाले लेवल पे। अब यहाँ पे आप इस नॉलेज को स्पिरिचुअलिटी कहो, ऑकल्ट कहो, इसको पैसे से आप जज नहीं करना है कि मतलब कोई टीचर है जो इतना पैसा कमा रहे इस प्रकार से है तो वो उस लेवल उस नॉलेज तक गया ही होगा। ये चीज नहीं है। व्यूज और सब्सक्राइबर की हम बात करें तो बहुत सारी चीजें तो बस मैनिपुलेटेड हो गई हैं आज के समय में। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बेस पे कई लोगों से मैं मिल भी चुका हूँ जी, मतलब उनको किसी के बारे में जानने के लिए, कुछ बताने के लिए कुंडली की जरूरत नहीं है, या फिर आपके हस्तरेखा को भी देखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग नाम से ही, अब एक ये ऐसे भी है जैसे कर्ण पिशाचनी एक साधना होती है, मतलब वो लोग आपके पास्ट के बारे में बता देते हैं, बता सकते हैं, तो वो कुछ तांत्रिक सिद्धियां होती हैं। तो हम पास्ट के बारे की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब आपके देख के, या फिर आपने किसी के बारे में पूछा तो फ्यूचर वाली इवेंट्स को भी बता देते हैं। मतलब उनको कुंडली की जरूरत नहीं है, आपके बर्थ डिटेल्स की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो कृष्णमूर्ति जी जो उच्छिष्ट गणपति की साधना करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ उनको वो एक ईश्वर की हेल्प, जो ईश्वरीय आशीर्वाद गए वो उनको मिलती थी। क्योंकि जो 1 से 249 के सब लॉर्ड्स हैं, 12 जो राशियां हैं, 27 नक्षत्र है, वो तो है ही, पहले भी थे, वैदिक का ही ये पार्ट है। लेकिन उसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए कि वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली ग्रहों को कैसे जज किया जाता है, कि जैसे लग्न कुंडली आप देखते हैं तो इसमें ग्रहों की कंजंक्शन को देख लेते हैं, या फिर ग्रह किस राशि में, उच्च राशि, नीच राशि, स्व राशि, मित्र राशि, इस प्रकार की चीज को लेते हैं। या फिर वो किसके नक्षत्र में है, जैसे अब सूर्य राहु के नक्षत्र में चला गया तो उसके लिए अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि उनमें दुश्मनी है। चंद्र शनि के नक्षत्र में चला गया, इस टाइप से उन्होंने क्या किया कि जो भी ग्रह है ना
उसके हाउसेस को लिया। मतलब सूर्य राहु के नक्षत्र में सिर्फ इस बेस पे हम डिसाइड नहीं कर देंगे राहु किस किस हाउस का रिजल्ट दे रहा है, यानी हाउसेस को जो ऐड किया वो एक एक्स्ट्रा उनकी मतलब खोज कहें। दूसरी चीज ये है कि जो 249 सबलॉर्ड्स हैं उसका यूज कहें, और उसके बाद जो रूलिंग प्लैनेट्स हम कहें, ये रूलिंग प्लैनेट्स ये पूरी तरह से यूनिक कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आया, तो उन्होंने इसको खोजा। वो जब काम करते थे तो शुरू में उन्होंने 4 रूलिंग प्लैनेट्स ही खोजा, बाद में उसकी संख्या 5 हो गई। आज के समय में कुछ लोग 7 भी यूज करते हैं, 8 भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट्स क्या है इसको समझिए। उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि कोई जातक किसी ज्योतिषी के पास कंसल्टेशन लेने जाएगा, ये प्री डेस्टिन्ड होता है, मतलब पहले से ही उसकी किस्मत में है कि कौन सा जातक किस ज्योतिषी के पास कब जाएगा। तो जब वो जातक जा रहा है यानी ज्योतिषी के पास गया, उस समय की भी आप यदि कुंडली बनाते हैं ना, तो वो भी जातक की जन्म कुंडली जैसा ही एक हद तक रिएक्ट करेगा, वो ऐसा ही इम्पैक्ट डालेगा। यानी उस समय को भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम चीजों की आप जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ उनका ये था कि जब वो जातक आपके पास आया है तो उस समय की जो आप कुंडली बनाएंगे या ग्रहों की जो प्लेसमेंट्स होगी वो कहीं ना कहीं उसकी जन्म कुंडली को भी प्रभावित करेगी, यानी उन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। ये भी उनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। क्योंकि अब ये ऑब्जर्वेशन क्यों आए, कई लोग जैसे उनके पास आए, मान लो उसका था कि मैं पिछले 10 दिन से सोच रहा था आपके पास आने के लिए, 20 दिन से सोच रहा था, या कई लोगों का था कि मान लो मैं आया यहीं से गुजर गया लेकिन पिछली बार आपसे नहीं मिल पाया लेकिन अभी आया। तो आखिर ऐसे कुछ इंसिडेंट थे कि वो आदमी आखिर 1 महीने पहले क्यों नहीं आया, 1 महीने बाद क्यों आया, 1 महीने से उसके दिमाग में विचार चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, या 1 साल से चल रहा है, या कई लोग वहां से घर के पास से आके चले गए फिर दोबारा आए, तो ये सारी चीजें दिमाग में थी। तो वही चीजों को समझते समझते ये चीज कॉन्सेप्ट निकला कि जब एक ज्योतिषी कुंडली देखने बैठता है, जब भी कुंडली देखने बैठता है, तो उस समय जैसे अभी हम ये क्लास कर रहे हैं तो 20:54 पे ये कुंडली बनी हुई है ना। जब भी आप कुंडली देखने बैठेंगे तो उस टाइम का आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली तो बनेगी ही। तो जिस समय आप कुंडली देखने बैठेंगे तो जो लग्न कुंडली होगी, जैसे अभी कौन सी लग्न है, कर्क लग्न है, तो जो लग्न कुंडली बनेगी उस लग्न का जो लॉर्ड होगा वो आपके लिए एक रूलिंग प्लेनेट के रूप में काम करेगा। जैसे आप जब कुंडली देखने बैठ रहे हैं और उस समय सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न का लॉर्ड कौन सा होगा, सन, तो वो एक रूलिंग प्लेनेट हो जाएगा। यदि आप जब देखने बैठे हैं और उस समय चल रहा है एरीज साइन, तो एरीज का लॉर्ड कौन हुआ, मार्स, वो रूलिंग प्लेनेट हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं और कौन सा लग्न चल रहा है, कैंसर, तो इसका लॉर्ड कौन सा, वो मून, ये एक रूलिंग प्लेनेट बन जाएगा। समझ में आया। यानी पहला रूलिंग प्लेनेट क्या होता है, लग्न लॉर्ड। क्लियर हो रहा है नीता जी, सोनिका जी बताइए। यस सर। हो जिस रहा है। समय जब आप कुंडली देखने बैठेंगे तो जो लग्न चल रहा होगा उस लग्न का लॉर्ड पहला रूलिंग प्लेनेट होता है। उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या था कि मून की राशि लॉर्ड, यानी चंद्रमा जिस राशि में होगा, चंद्रमा अभी 4 नंबर राशि में है, तो इसका लॉर्ड मून स्वयं ही होगा। यदि चंद्रमा 1 नंबर राशि में होता तो उसका लॉर्ड यानी मार्स आपका दूसरा रूलिंग प्लेनेट हो जाता। चंद्रमा यदि टॉरस में होता तो उसका लॉर्ड वीनस आपका रूलिंग प्लेनेट हो जाता। चंद्रमा यदि जेमिनी में होता तो जेमिनी का लॉर्ड यानी मर्क्यूरी आपका रूलिंग प्लेनेट हो जाता। क्लियर है। तीसरा रूलिंग प्लेनेट मून स्टार लॉर्ड, यानी चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड होता है, नक्षत्र स्वामी, वो तीसरा रूलिंग प्लेनेट होता है। जैसे चंद्रमा का भी नक्षत्र स्वामी कौन सा है, सैटर्न, तो सैटर्न तीसरा रूलिंग प्लेनेट हो जाएगा। चौथा होता है डे लॉर्ड, यानी जो दिन हो है, जैसे आज कौन सा दिन है, बुधवार है ना, तो बुधवार का जो लॉर्ड है यानी मर्क्यूरी,
सोमवार का लॉर्ड चंद्रमा को कहा गया है। मंडे यानी मून से। ट्यूसडे यानी इसका मार्स हो जाएगा लॉर्ड। वेंसडे का मर्क्यूरी हो जाएगा लॉर्ड। थर्सडे का जुपिटर हो जाएगा। फ्राइडे का वीनस हो जाएगा। सैटरडे का सैटर्न हो जाएगा। संडे का सन हो जाएगा। यानी 7 दिन जो होते हैं ये 7 मुख्य ग्रह उनके लॉर्ड बन जाते हैं। राहु केतु को किसी भी डे लॉर्ड की लॉर्डशिप नहीं दी, मतलब किसी भी दिन के स्वामी नहीं है। यहां तक क्लियर है? जी सर। तो ये 4 प्रकार के रूलिंग प्लेनेट वो शुरू में यूज करते थे। बाद में उन्होंने 5वां रूलिंग प्लेनेट यूज किया, लग्न का स्टार लॉर्ड। क्लियर है? जैसे लग्न का राशि लॉर्ड, लग्न का स्टार लॉर्ड। मून का राशि लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड। और 5 नंबर में और डेल। लॉर्ड। क्लियर है? डेल। अब जैसे अभी के रूलिंग प्लेनेट के हिसाब से हम देखें, जो ये कुंडली बनी हुई है, वैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है। आप देखेंगे डे लॉर्ड कौन सा है? मर्क्यूरी। मून वाले कॉलम में मून का राशि लॉर्ड मून है। मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न है। इसमें मून का सब लॉर्ड भी दिया है जो कि मैं यूज नहीं करता हूँ। लग्न का राशि लॉर्ड यहाँ पे मून है। लग्न का स्टार लॉर्ड जुपिटर है। लग्न का यहाँ सब लॉर्ड भी दिया है जो कि मैं यूज नहीं करता हूँ। यानी मैं रूलिंग प्लेनेट ये 5 यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर में 7 दिया हुआ है। ठीक है। अब इसी में किसी का प्रश्न हो सकता है कि रूलिंग प्लेनेट 5 सही है 7 सही है। रूलिंग प्लेनेट में जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, सही और गलत वाली बात नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की बात है। कुछ लोग 4 रूलिंग प्लेनेट भी यूज करते हैं, कुछ लोग 5 भी यूज करते हैं, कुछ लोग 7 भी यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपकी अपनी प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन बताएगी। ठीक है। तो इसमें सही और गलत वाली ये चीज नहीं है। साथ ही रूलिंग प्लेनेट जो है वो कोई ऐसा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये 100 साल 200 साल 500 साल से चल रहा है। ये मान लो फर्स्ट कृष्णमूर्ति जी ने चालू किया और सेकंड जनरेशन को दिया हुआ है। तो वैसे भी लंबा समय तो हो ही गया है। 50 साल से तो कम नहीं होगा, 40-50 साल, लेकिन ठीक है, फिर भी नया है बाकियों की तुलना में। और एक समय बीतेगा, लोगों का ऑब्जर्वेशन होंगे तो चीजें पता चलेंगी। लेकिन रूलिंग प्लैनेट्स में ऐसा इस तरह से 5 जो यूज कर रहा है वो गलत है, 7 कर रहा है वो सही है, या 5 सही है 7 गलत है, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप 7 को भी यूज कर सकते हैं, 5 को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस समय लग्न का लॉर्ड कौन सा हो गया? मून। लग्न का स्टार लॉर्ड कौन सा प्लेनेट हो गया? जुपिटर। मून का राशि लॉर्ड कौन सा हो गया? मून स्वयं। मून का स्टार लॉर्ड कौन सा प्लेनेट हो गया? सैटर्न। और डे लॉर्ड कौन सा प्लेनेट हो गया? मर्क्यूरी। क्लियर है? इसमें जो डे को लिया जाता है वो हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। जैसे रात में 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है, डे चेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो यदि रात में आप मान लो 2 बजे भी कुंडली बनाने बैठे हो, तो उस 2 बजे के हिसाब से आज 2 बजे आप बैठे तो डेट 21 तारीख हो जाएगा, लेकिन दिन वो बुधवार ही रहेगा। यानी सूर्योदय से सूर्योदय लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। यानी कल 21 तारीख को जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक डे लॉर्ड मर्क्यूरी ही रहेगा। जब सूर्योदय हो जाएगा तो डे लॉर्ड मर्क्यूरी से चेंज होके जुपिटर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि कुछ लोग 5 रूलिंग प्लेनेट यूज करते हैं, कुछ लोग 7, कुछ लोग 8। 8वां रूलिंग प्लेनेट क्या है, या फिर छठा आप मान लो, 5 के बाद छठा हो जाएगा, या 7 लेंगे तो 8वां हो जाएगा। जैसे राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं, यदि वह राशि लॉर्ड आपका रूलिंग प्लेनेट बनता है तो राहु और केतु भी रूलिंग प्लेनेट बन जाते हैं। फिर से मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं। ये स्पेशल आरपीज मैंने लिखा है। ये आज की ही कुंडली बनी है, यानी जिस टाइम की आप कुंडली बनाएंगे उस समय देखिए राहु किस राशि में है।
राहु 12 नंबर राशि में है। अभी आज की आप कुंडली बनाइए कहीं भी है, तो आज की आप कुंडली बनाएंगे तो राहु की राशि पता चलेगी ना। तो राहु 12 नंबर राशि में है, तो 12 नंबर राशि का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट हुआ? बोलिए नीलम जी। जुपिटर। जुपिटर सर, जुपिटर, जुपिटर है लॉर्ड, वन ऑफ है द ना। लॉर्ड्स। तो जुपिटर यदि रूलिंग प्लेनेट में है तो राहु भी रूलिंग प्लेनेट बन जाएगा। क्लियर है? बोलिए। केतु का और केतु जिस राशि में है, मरकुरी। केतु 6 नंबर मरकुरी। यानी मर्क्यूरी की राशि में है, तो यदि मर्क्यूरी रूलिंग प्लेनेट है तो केतु भी रूलिंग प्लेनेट बन जाएगा। ठीक है। राहु और केतु रूलिंग प्लेनेट में कब आएंगे? जब उनका राशि लॉर्ड रूलिंग प्लेनेट में आया हो। ओके। यहां तक क्लियर है? बोलिए नीता जी, कोई समस्या आपको? बोलिए नीता क्लियर है। जी। क्लियर है? ठीक है। अब है कि हम इनको यूज कैसे करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रेट्रो ग्रह का। रेट्रो ग्रह जैसे आप प्रेजेंट की कुंडली बनाएंगे, तो इस प्रेजेंट की कुंडली में देखेंगे तो जुपिटर जो है वो रेट्रो प्लेनेट है। जुपिटर रेट्रो। 15 नवंबर के पहले आप कुंडली बनाए होते तो जुपिटर भी रेट्रो मिलता और शनि भी रेट्रो मिलता। ठीक है। तो जो रेट्रो प्लैनेट होते हैं उनको रूलिंग प्लैनेट में वीक स्ट्रेंथ मिला हुआ है, मतलब वो कमजोर माने जाते हैं। तो सबसे पहले तौर पे देखिए कि जुपिटर जो है ये रेट्रो है, तो हम इसको प्राइमरी तौर पे अभी इसको हटाएंगे। मतलब अभी का ऑब्जर्वेशन ये है कि जुपिटर को आप कुछ समय के लिए मान के चलिए कि ये रूलिंग में नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बाकी जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं आपके पास, मून, सैटर्न, मर्क्यूरी और केतु, यदि इनका स्टार लॉर्ड कोई रेट्रो प्लैनेट होगा तो इनको पूरी तरह से हटा देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट को सुनिए। जिस समय आप रूलिंग प्लैनेट लेंगे उस समय की कुंडली में देखिए कौन सा प्लैनेट रेट्रो है। तो इस समय जुपिटर आपको रेट्रो मिला, जुपिटर जो है वो रेट्रो है। तो अभी पहला जो प्राइमरी स्टेज ये है, वो प्राइमरी स्टेज ये कह रहा है कि इस जुपिटर को अभी कुछ समय के लिए आप मान के चलिए कि रूलिंग में नहीं है। अभी हटाना नहीं है, मान के चलना है, ये नहीं है। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि उस रेट्रो प्लैनेट के अलावा बाकी जितने प्लैनेट्स हैं, क्या उनका स्टार लॉर्ड कोई रेट्रो प्लैनेट बना हुआ है? कोई भी रेट्रो। मतलब सपोज कीजिए कि यदि हम लोग 15 नवंबर के पहले कुंडली बना रहे होते, यानी 14 नवंबर को यदि हम कुंडली बना रहे होते, तो उस समय जुपिटर और शनि दोनों रेट्रो मिलता। ठीक है। तो यदि रूलिंग में मान लो जुपिटर होता लेकिन सैटर्न नहीं होता, क्लियर है, तो जुपिटर के अलावा बाकी ये सारे प्लैनेट्स और भी तो होते ना रूलिंग में। तो यदि मान लीजिए उस समय रूलिंग में कोई भी ऐसा प्लैनेट है जिसका स्टार लॉर्ड सैटर्न बन गया है, तो इस स्थिति में सैटर्न भले रूलिंग में नहीं है, लेकिन वो जिसका भी स्टार लॉर्ड बनेगा ना उस प्लैनेट को हटा देना होगा। क्लियर है? तो जैसे अभी जुपिटर रूलिंग में है, जुपिटर जो है वो किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है? वो इसमें किसी का स्टार लॉर्ड नहीं बना हुआ है। जो 9 ग्रह है उनमें किसी का स्टार लॉर्ड नहीं बना हुआ। यदि वो मान लेते मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड होता तो हमें मर्क्यूरी को पूरी मर्क्यूरी। तरह से हटा देना पड़ता। यदि वो राहु का स्टार लॉर्ड होता तो हमें राहु को हटा देना होता।
यानी कोई रेट्रो प्लेनेट यदि किसी भी रूलिंग प्लेनेट का स्टार लॉर्ड बन जाएगा तो उसको हटाना पड़ेगा। यहां सर तक ये क्लियर है? जी। सर ये इसमें जो राहु है ये जुपिटर के हाउस में है, तो वो हाउस राशि जुपिटर। में है ना, स्टार में थोड़ी है। हाँ, तो वो नहीं हमने कंसिडर करना नहीं। है। और दूसरी चीज ये सर, इसके अंदर जैसे क्या? ये हम जो ये रेट्रो का ये देख रहे हैं सर, इसके अंदर ये जब जैसे हम डे देखते हैं, मान लीजिए हमने ये देखनी है, तो हमें मालूम है कि सैटरडे अभी, ये सैटर्न अभी रेट्रो चल रहा है, तो हम उस दिन फिर ये कुंडली ना देखें, क्योंकि फिर वो डे लॉर्ड तो रेट्रो निकलेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो डेल और रेट्रो निकलेगा तो पहले तौर पर, प्राथमिक तौर पे तो हटाना ही है ना उसको। तो फिर देखे सैटरडे। ही ना सैटरडे को। नहीं, सैटरडे क्यों जरूरत होगा? उस स्थिति में आपके देखने नहीं देखने से थोड़ी हो जाएगा। वो अच्छा तो अच्छा। चीजें आपके चाहने नहीं चाहने से भी होगा। आप कभी किसी की कुंडली देखनी है, आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, या आप फिक्स हम्म। कर लीजिए कि कल सुबह 9 बजे देखना है। नहीं आप हो देखिए कि पाएगा। क्या आप 9 बजे देख पा रहे हैं या नहीं। समझ रहे हैं? हम्म। इसी चीज को तो मैं बता रहा हूँ। तो रूलिंग क्योंकि जैसे प्लैनेट्स जो है हम्म, वो मतलब प्री डेस्टिन्ड है कि किस प्रकार से हम्म, कैसे वो आपको मिलेंगे। जब आपको यूज करना होगा, वो करना होगा, मतलब ऐसा कोई आप पहले से तय नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप फंसेंगे, फिर उस समय आप रूलिंग प्लेनेट देखेंगे, यूज करेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक। ठीक है? तो जैसे मतलब मान लीजिए अभी वो सैटरडे वाला छोड़ दीजिए, कल ही थर्सडे की हम बात कर रहे हैं। कल बस। थर्सडे होगा, तब जुपिटर रेट्रो है ना, तो डे लॉर्ड के रूप में जुपिटर आएगा जो कि रेट्रो है। तो सिर्फ डे लॉर्ड में रेट्रो जुपिटर आ गया, तो अभी पहला स्टेज पे तो हमने पूरी तरह से हटाने की बात नहीं की। अभी पहले स्टेज पे हमने ये किया कि आप ये मान लीजिए कि इसकी स्ट्रेंथ वीक है, ये नहीं ठीक है। है। सेकंड स्टेज पे आपको क्या देखना है कि ये जुपिटर किसी का स्टार लॉर्ड तो नहीं बना है, यानी जिस रूलिंग प्लेनेट का स्टार लॉर्ड जुपिटर होगा उसको हटा देना है। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि यदि कोई भी रेट्रो प्लेनेट अनटेनेंटेड है, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, यदि कोई भी रेट्रो प्लेनेट अनटेनेंटेड है, तो वो किसी भी रूलिंग प्लेनेट का सबलॉर्ड भी बना होगा ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जुपिटर देखिए अनटेनेंटेड है, जुपिटर जो रेट्रो है वो अनटेनेंटेड है कि नहीं है? मंडा। तो ये अनटेनेंटेड होके सबलॉर्ड वाले कॉलम में देखिए किसका सबलॉर्ड बना हुआ है? मर्क्यूरी का मरकुरी बना का। हुआ है। मरकुरी का। तो यदि मर्क्यूरी रूलिंग प्लेनेट में है तो मर्क्यूरी को यहां से डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर है? जी। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई रूलिंग प्लेनेट, सॉरी, यदि कोई रेट्रो प्लेनेट, कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई रेट्रो प्लेनेट किसी भी रूलिंग प्लेनेट का स्टार लॉर्ड बने, रेट्रो के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो रेट्रो रूलिंग में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान ये रखना है। तो यदि कोई भी रेट्रो प्लेनेट किसी भी रूलिंग प्लेनेट का स्टार लॉर्ड बनेगा तो उसे हटा देना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो जुपिटर रेट्रो है जो किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई रेट्रो प्लेनेट अनटेनेंटेड है, जैसे कि जुपिटर अभी अनटेनेंटेड है, तो वो जिसका भी सबलॉर्ड बना होगा इस सबलॉर्ड वाले कॉलम में जाएंगे, तो उस प्लेनेट को हटाना पड़ेगा। तो किसका सबलॉर्ड बना हुआ है? मर्क्यूरी का बना हुआ है। तो मर्क्यूरी यदि रूलिंग में है तो आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है सर। टॉपिक थोड़ा नया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप नहीं सीख पाएंगे, कोई रॉकेट साइंस जैसा इसमें नहीं है। समझ रहे हैं? ये जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने शुरू में ही आपको कहा है कि रूलिंग प्लैनेट्स में सही और गलत जैसा मेरी समझ से नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी ना वो आपको सिखाएगी। समझ रहे हैं? इंटेंशन आपका सही रहेगा, रूलिंग प्लेनेट आपकी हेल्प करेगा। इस रूलिंग प्लेनेट में आगे मैं आपको बताऊंगा डे जो आपके बैच में
आरती जी थी जिनका मैं फैक्ट्री का वास्तु करने गया हुआ था जलगांव में। तो सामान का ऑर्डर हमने कर दिया। मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसे था कि मेरे पहुंचने से पहले सामान उनको मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ना था और सामान उनको अभी मिली नहीं। मैं नेक्स्ट डे उनके यहाँ पहुंचने वाला था। तो रूलिंग प्लैनेट्स मैंने ऐसे ही रूलिंग प्लैनेट्स देखी और उसके हिसाब से मैंने ऐसे मन में आया था तो मैंने चार्ट बना लिया था, लेकिन बना के उसको एनालाइज नहीं किया था। बाद में जब ऐसा लगा कि भाई देखते हैं कि क्या ऐसा ना मैं पहुंच जाऊं और उसके बाद सामान आया ही ना हो, तो रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से 18 या 19 तारीख था, जो मैं देखूंगा तो फिर ध्यान आ जाएगा। वो कि मैं जिस दिन पहुंचा था उसी दिन सामान मिला था, तो टिकट है तो उससे पता चल जाएगा कि कब मैं गया था। मतलब जो डेट मैंने एक्सपेक्ट किया उसमें रूलिंग प्लैनेट से निकल के आया। मैं उस दिन पहुंचा और उसी दिन सामान मिल गया, शाम में सामान उनको डिलीवर हो गए। तो इस प्रकार से जो भी रूलिंग प्लैनेट्स है, कई बार ऐसा ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला भी है, कि जब भी आप मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम आपको आंसर चाहिए और आप हेल्पलेस हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उस स्थिति में जैसे आप रूलिंग प्लैनेट्स देखते हैं तो आंसर मिलते हैं। अब यहाँ पे ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मैं 100% सही ही होता हूँ, सक्सेस रेट ही है। कई बार गलत भी होते हैं प्रिडिक्शन, लेकिन यदि 10 में 2 बार गलत भी है तो मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूँ। लेकिन रूलिंग प्लेनेट वाले केस में ऐसा नहीं है, कई बार 10 में 10 भी सही होता है, समझ रहे हैं। रूलिंग, क्योंकि मैं रूलिंग प्लेनेट्स टाइम पास के लिए यूज ही नहीं करता। मतलब जहां एकदम मामला फंसा हुआ है कड़क है उसी स्थिति के लिए। बाकी ऐसा नहीं कि जैसे कुछ नहीं हो रहा है आप तुरंत देख ले। अब कोई दोस्त है उसने बोला कि 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं कल, अब लगू रूलिंग प्लान देख रहे हैं। अरे 10 नहीं 15 मिनट में आएगा, क्या प्रॉब्लम है, 20 मिनट में आएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। मतलब ऐसी कोई अर्जेंसी तो नहीं है ना, मतलब उससे क्यों खेलना। कई बार कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रूलिंग प्लान्स हो गया बस इसको खेलिए, हर जगह यूज कीजिए, चेक करते रहिए कि क्या है, किस प्रकार से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही जब आप बार बार करते रहेंगे 2 4 बार तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो आप देखेंगे काम नहीं करेगा, गलत आंसर मिलेगा। तब लोग कहेंगे अरे रूलिंग प्लांट काम नहीं करता। 100% काम करता है, लेकिन जब आप उसको लगेंगे खेलने तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो खेलने के लिए, वो टाइम पास के लिए रूलिंग प्लेनेट नहीं है। वो एक डिवाइन हेल्प है एस्ट्रोलॉजर के लिए, जिसको प्रश्नों का उत्तर चाहिए, चाहे अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, जेन्युइन क्वेश्चंस का। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़े या इसमें और कुछ पूछना है आपको। चलिए, पहला यहाँ तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो रूलिंग ये मतलब रेट्रो प्लैनेट, यदि कोई रेट्रो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट्स बना हुआ है, रेट्रो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट्स में आया हुआ है, तो प्राइमरी तौर पे मैंने कहा इसको हटा के चलिए। लेकिन सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि यदि कोई भी रेट्रो किसी भी रूलिंग प्लैनेट का स्टार रोड बनता है तो उसको हटा देना है। यदि कोई भी रेट्रो प्लैनेट यदि अनटेनेंटेड है और तब वो किसी का सबलॉर्ड बने तो उसको भी हटा देना है। यदि ट्रांजिट में यानी जिस समय आप कुंडली बनाए हैं और उस समय कोई एक प्लेनेट रेट्रो है, जैसे इस समय जुपिटर रेट्रो है, तो इसको भी हटा दीजिएगा। यदि कई बार ऐसा होता है कि 2 और 3 प्लेनेट रेट्रो हो जाते हैं, तो जब एक से अधिक प्लेनेट रेट्रो होते हैं तब उस समय के रूलिंग प्लेनेट में रेट्रो को नहीं हटाया जाता। वो जो स्टार और सबलॉर्ड वाला जो रूल मैंने दिया सिर्फ उसको फॉलो किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो रेट्रो के साथ में स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड वाला है ये हमेशा फॉलो किया जाएगा। लेकिन रेट्रो प्लैनेट्स को रूलिंग में से हटाने का नियम तब है जब एक प्लैनेट ही अकेला कोई रेट्रो होगा तो उसको रूलिंग में से हटा दीजिए। जब एक से अधिक प्लैनेट्स रेट्रो हैं और तब वो रूलिंग में आए हुए हैं तब उनको हटाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर अगर ये मान लीजिए 2 3 प्लेनेट रेट्रो हैं, हम्म। तो वो तो बाय चांस ऐसा भी हो सकता है ना कि वो सबको ही कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं होता, सारा का सारा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जुपिटर रेट्रो है और सैटर्न रेट्रो है, तो एक जगह पे यहाँ पे जुपिटर आ गया और एक जगह पे यहाँ पे मान लीजिए सैटर्न आ गया। तो जुपिटर और सैटर्न 2 प्लेनेट जब रेट्रो हैं, दोनों रूलिंग में आ गए, तो इनको तो हटाएंगे नहीं ना। हम्म।
ये जिसके स्टार लॉर्ड बने होंगे उस प्लेनेट को हटाएंगे, और यदि अनटेनेंटेड होकर किसी का सबलॉर्ड बने होंगे तो उसको हटाएंगे। तो ये कहाँ से हट जाएंगे, ये दोनों तो हो ही गए ना मौजूद। वही है। क्योंकि सर बाई चांस अगर अभी सैटर्न रेट्रो होता तो ये भी स्टार लॉर्ड है मून का, ये भी कैंसिल। तो मून कैंसिल हो जाता। मून भी कैंसिल होता। मून यदि आया है तो मून कैंसिल होता। तो हम्म। मून दो जगह है तो इसको हटा देते। हम्म। क्लियर है। यानी सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है रूलिंग प्लेनेट को डिटरमाइन करना, कि मतलब कौन कौन से रूलिंग प्लेनेट अभी आपको मिल रहे हैं और उसमें कौन कौन से रूलिंग प्लेनेट आपके लिए वर्किंग हैं। यदि वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना। यहां तक सही है। चलिए, सर। पहली स्थिति ये है, यदि आप किसी का बीटीआर कर रहे हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो उस बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में हम रूलिंग प्लैनेट्स का प्रयोग करते हैं। अब है कि रूलिंग प्लैनेट्स में ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में यानी बीटीआर में रूलिंग प्लैनेट्स का क्या यूज है। तो सबसे पहली बात कि यदि आप बीटीआर करते हैं तो इसमें से कोई भी रूलिंग प्लैनेट नहीं हटेगा। यानी चाहे वो रेट्रो है, नहीं है, रेट्रो के स्टार में है, रेट्रो के सब में है, वो चीज यहां बीटीआर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए रूलिंग प्लैनेट्स जितने रहेंगे, जिस समय आप जज कर रहे हैं वो रहेंगे। रेट्रो के बेस पे उनको नहीं हटाया जा सकता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। कई बार ऐसा होता है कि आप रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा कैसे बीटीआर करते हैं। जैसे कोई आदमी ये बोलता है कि मेरे जन्म समय में 10 मिनट का अंतर है, तो आपको वो टाइम इंटरवल उससे लेना होगा। 10 मिनट यानी कब से कब। जैसे उसने कहा कि मेरा जन्म समय 7:05 है और इसमें 10 मिनट का अंतर हो सकता है, तो 7:05 से कितना पहले और कितना बाद में, मतलब 10 मिनट का अंतर हो सकता है। तो क्या 7:05 से लेके 7:15 तक? वो कहेगा नहीं। तो 6:55 से 7:05 तक? तो हाँ। या 7 बजे से 7:10 तक? 3 हो गया ना ड्यूरेशन, 10-10 मिनट का। ये टाइम इंटरवल आपको उससे जानना पड़ेगा। जब टाइम इंटरवल आप जान लिए, उस 10 मिनट में सपोज कीजिए कि आपके सबलॉर्ड बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जन्म समय किसी ने 8:54 का दिया है और उसका ये है कि 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो 2-4 मिनट का मतलब 4 मिनट पहले, यानी 8:50 से लेके और 8:54-58 तक, ऐसे आगे पीछे। अब यहाँ पे जो हम यूटिलिटीज में आके जब देखेंगे ना, मॉडिफाई बर्थ चार्ट, आगे पीछे टाइम आप किसी भी सॉफ्टवेयर से करके देख सकते हैं। तो जैसे अभी फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड जो मार्स दे रहा है, ये मार्स है 8:54 से पहले, 8:53 से चालू हुआ है मार्स का। उसके पहले मून है और 8:56 के बाद करेंगे तो राहु हो जाएगा। यानी यदि ये जातक का क्वेश्चन है कि 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाता है, तो इसके पहले भाव के लिए 3 सबलॉर्ड प्लेनेट मिल रहे हैं। मतलब 2-4 मिनट आगे पीछे आप करते हैं, यानी 8:50 से लेके 8:58 का समय लेते हैं, तो 3 सबलॉर्ड होगा। एक होगा मून, दूसरा होगा मार्स, तीसरा होगा राहु। मून, मार्स और राहु। क्लियर है या कोई समस्या है? अब ये जातक आपको 3 ऑप्शन दिया है जिसमें मून, मार्स और राहु है। तो इसमें रूलिंग प्लेनेट कैसे मदद करेगा? रूलिंग प्लेनेट जो है उन तीनों में से एक प्लेनेट को चुनने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें मार्स नहीं है,
रूलिंग प्लैनेट्स में मार्स हमारे पास नहीं है। तो कौन कौन सा प्लैनेट है? मून है और राहु है। तो रूलिंग प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट बीटीआर के लिए है वो ये कहता है कि प्राथमिक तौर पे आप ये देखिए कि जो रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं है कोई वो प्लैनेट, जैसे मार्स रूलिंग में नहीं है, तो उस मार्स को हम यहां से हटा देंगे। यानी हमारा फोकस होगा मून और राहु पे। समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में रूलिंग प्लैनेट का यूज। यदि किसी के जन्म समय में 5, 7, 8, 10 मिनट का अंतर और इस 10 मिनट में 2 या 3 सबलॉर्ड बदल जाते हैं फर्स्ट हाउस के, किसके हाउस के सबलॉर्ड को देखना है? फर्स्ट हाउस के सबलॉर्ड को। यदि 10 मिनट में 3 सबलॉर्ड बदल जाते हैं, जैसे कि इस जातक के केस में हो रहा है, मून है, मार्स है और राहु है, तो आप क्या करेंगे? इस समय के जो रूलिंग प्लैनेट्स मौजूद हैं आपके पास, उसमें देखेंगे कि मून, मार्स और राहु में कौन कौन सा मौजूद है। तो मून मौजूद है, मार्स इसमें नहीं है और राहु भी इसमें मौजूद है। यानी मार्स ऑटोमेटिकली रूलिंग प्लैनेट की मदद से एलिमिनेट हो गया, यहां से निकल गया। अब है मून और राहु। तो इस मून और राहु में कौन सा स्ट्रांग है? स्ट्रांग वाला पॉइंट हम अपनाएंगे जब हम रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा टाइमिंग ऑफ इवेंट पढ़ेंगे तब। अभी हम इसमें स्ट्रांग और वीक में नहीं जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे कि मून और राहु आया हुआ है, तो हम पहली बार फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड को मून बनाएंगे। यानी 2 मिनट टाइम को हम पहले करेंगे या 1 मिनट पीछे करेंगे जब फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड मून हो जाता है। और अब हम इनसे पहले भाव से लेके 12 भावों तक का प्रिडिक्शन करेंगे कि फर्स्ट का सबलॉर्ड यदि मून होता है तो क्या रिजल्ट होगा। जैसे अब इस टाइम को हम 1 मिनट पीछे करेंगे तो पहला कस्पल सबलॉर्ड होगा मून। आइए पीछे करके देखते हैं। अरे 20 मार्च 2024 8:52 तक में है मार्च। 1 मिनट और पीछे करना होगा। देखिए पहला कस्पल सबलॉर्ड मून आ गया। अब ये पहला कस्पल सबलॉर्ड जब हम 8:52 लेते हैं तो मून आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि पहला कस्पल सबलॉर्ड यदि मून होता है तो जातक को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो फर्स्ट हाउस क्या बताता है? हेल्थ रिलेटेड मैटर को बताता है। फर्स्ट हाउस नेचर को बताता है। अब मून रिजल्ट दे रहा है 1, 2 का, 7, 8, 9 का, फिर सबलॉर्ड लेवल पे मर्क्यूरी 4 और 5 का। तो अब हम इनके हेल्थ वाले मैटर की बात करते हैं। पहले कस्पल सबलॉर्ड में बीमारी वाला भाव 8 मौजूद है मून में। मून का स्टार लॉर्ड सैटर्न है ना, 8वां भाव मौजूद है। यानी इस जातक को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेंगी। अब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है? तो सैटर्न के कारक को पकड़ेंगे। स्किन डिजीज जो होती है वो सैटर्न का कारक होता है। पैरों से नीचे की जो समस्याएं होती हैं पैर से रिलेटेड, वो सैटर्न होता है। और लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियां होती हैं ना, उसमें भी सैटर्न का रोल देखने को मिलता है। तो ये सैटर्न से रिलेटेड हेल्थ मैटर जातक को हो सकता है। पहला कस्पल सबलॉर्ड चूंकि मून है, तो इस मून की फैमिली में कहीं भी हेल्थ रिलेटेड मैटर आएगा तो वो जातक को मिलेगा। तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हेवी मेंटल टेंशन और 8वां भाव, यानी जातक मेंटली तौर पर काफी टॉर्चर्ड फील करेगा। काफी मतलब मुश्किल में, काफी टेंशन वाला एक वातावरण उसके आसपास रहेगा। ये चीज पहला कस्पल सबलॉर्ड मून बता रहा है। इसके साथ साथ सैटर्न में 7 और 8 है, तो पाइल्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम या हाइड्रोसिल रिलेटेड प्रॉब्लम भी जातक को हो सकती है और मे भी सर्जरी से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि सैटर्न में 8th हाउस है। वैसे इसकी रिकवरी भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिकवरी के लिए 5 और 9 मौजूद है। सैटर्न और मर्क्यूरी स्किन के कारक हैं। 4 और 8th हाउस मौजूद है। 1, 4, 8 जो कि वीक इम्यूनिटी का है, तो स्किन रिलेटेड इश्यूज भी इसको ज्यादा परेशान करेंगे।
समझ रहे हैं? तो यदि ये चीज हमने पूछा और वो बोल रहा है कि हाँ ये मिल रहा है, तो मिल रहा है तो हम इसके साथ जाएंगे। यदि सपोज ये कह रहा है नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो हम पहले के बाद सेकंड पर चले जाएंगे। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं यही रहेगा। इसके बाद हम कहेंगे ठीक है, इसी समय के आधार पे हम देखते हैं कि आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड कौन सा प्लेनेट है। तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड है इनका मार्स। मार्स जो है वो क्या रिजल्ट दे रहा है? वो रिजल्ट दे रहा है 1611 का। यानी ये जातक धन कमाने की काफी तीव्र इच्छा होगी, प्लेनेट स्तर पे एक माहौल बनाएगा, क्रिएट करेगा। सेकंड स्टेप पे इसका स्टार लॉर्ड है सैटर्न 8 और 9, जो कि पैसे को डुबा देगा, पैसा आने में बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप में दिखेगा लेकिन पैसा आएगा नहीं, वो चला जाएगा, पैसे का नुकसान भी होगा। क्योंकि 5 नंबर है, थर्ड नंबर एक सपोर्टिव है, लेकिन 5, 8, 9 पूरे प्रॉब्लम को भरे हैं। यानी इनका ये ऑब्जर्वेशन होगा, दिखता तो है, लगता है काम बन जाएगा, लेकिन काम बन नहीं पाता। मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ, हर बार लोग आश्वासन देते हैं काम हो जाएगा, होते होते रह जाते। इस प्रकार की इनकी फाइनेंस वाली घटनाक्रम हो जाएगी। तो ऐसे जो आप प्रॉमिस ऑफ इवेंट 1 से लेके 12 भाव का पढ़े हैं ना, तो आपको निष्पक्ष होके जो प्रिडिक्शन है वो उनको बताना है। अब क्लाइंट का काम है रिलेट करना कि ये उससे मिल रहा है कि नहीं। जिस टाइम से, मतलब जैसे हमने 8/52 लिया, इस 8/52 के हिसाब से आपने 1 से लेके 12 भाव का प्रिडिक्शन किया। यदि वो मैक्सिमम चीजें उससे मैच हो रही हैं तो ये जन्म समय उसका सही है। यदि ये कहता है नहीं, 2-4 चीजें मैच कर रही हैं और नहीं कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इस टाइम को आगे बढ़ा के ले जाएंगे जब पहला कस्पल सबलॉर्ड क्या होगा, राहु होगा। और फिर जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो राहु होने पे फिर से आपको 1 से लेके 12 भाव के प्रिडिक्शन करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ये मेरा जन्म समय क्यों है और क्यों नहीं हो सकता। मैं कभी भी क्लास में जो पढ़ाता हूँ, क्लास के दौरान मैं किसी का बीटीआर नहीं करता हूँ, और वो नहीं हो सकती। क्यों? कई बार पीछे भी कई लोगों के मन में विचार होता है कि जैसे मतलब सर से हम बीटीआर करा लें, क्लास हम पढ़ रहे हैं तो हम सीख जाएंगे। क्यों नहीं होगा? एक तो सबसे पहले ये रूलिंग प्लैनेट्स हेल्पफुल नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके बीटीआर के लिए थोड़ी इस समय बैठा हूं, मैं आपके क्लास के लिए बैठा हूं कि ये हमारी ये फिक्स टाइमिंग पे क्लास होनी है, डे फिक्स है, इस दिन होगा, इतने समय से होगा। बाकी आपका कंसल्टेशन थोड़ी फिक्स है। मतलब मैं जो यहाँ बैठ रहा हूँ, कुंडली खोल रहा हूँ, तो ये किस मोटिव से खोल रहा हूँ? आपको पढ़ाने के उद्देश्य से। लेकिन जब कंसल्टेशन होता है तो उस समय क्या कुंडली क्यों खोली जाती है? कंसल्टेशन के उद्देश्य से। तो बदल जाता है ना मोटिव। तो जब मोटिव बदलेगा तो रूलिंग प्लैनेट्स हेल्पफुल नहीं होंगे। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा, आप जो सीख रहे हैं, आपका ये सीखना आपके लिए प्रैक्टिकल तभी है। मैंने पीछे भी अपने बैचेस में कई बार बताया, आपको भी बता रहा हूं, मेरे जन्म समय में 2 घंटे का अंतर था। 2 घंटे में लग्न बदल जाता है, सिंह लग्न और कन्या लग्न। मैं पहले, जब मैं ज्योतिष में नहीं था, मैं इस फील्ड में बहुत से लोगों से कुंडली दिखाई, तो कोई ऐसा मतलब वो टेंशन क्यों लेने जाए उस चीज के लिए बीटीआर का। अधिकतम लोगों ने क्या किया, वो कन्या लग्न ही माना। अधिकतम क्या, सबने ही। एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा कि मे भी हो सकता है कि आपका सिंह लग्न हो, मे भी। अब उसमें भी वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। उनके पास क्या था कि अभी तक आप कन्या लग्न के हिसाब से जेमस्टोन ट्राई किए, वो अब सिंह लग्न के हिसाब से करो। अब वो सिंह लग्न के लिए क्या हुआ, वो सूर्य का माणिक बताया, जुपिटर के लिए पुखराज बताया, और मंगल के लिए मूंगा बताया। अब बेसिकली ये तीनों ही स्टोन मेरे लिए सुटेबल नहीं है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। स्टोन तो बताया, कुछ चीज तो वो पकड़ पाए थे, लेकिन जो स्टोन के द्वारा वो चेक करना चाहे ना, वो मामला काम नहीं किया। मतलब और गुस्सा और चिड़चिड़ापन वाली स्थिति होती थी। समझ रहे हैं? दोनों पहनने के बाद एक तो खुद ही फायर का नेचर, और उस समय मैं अपने घर के साउथ ईस्ट वाले सेक्शन में सोता था, दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो है वो फायर वाला स्टोन भी आ गया। तो तीनों ही फायर 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 पूरा। तो मतलब बड़ा मुश्किल था। अब वो जेमस्टोन उतार दिया मैंने, फिर मुझे लगा कि मेरा समय सिंह नहीं होगा। लेकिन वो प्रोसेस ही मुझे नहीं लगता कि वो ऑथेंटिक था कि जेमस्टोन के द्वारा हम ट्राई करें कि ये इनका हो सकता है।
क्योंकि अभी आप मेरा वीडियो देखेंगे या अभी कहीं देखिए, सिंह लगना है लेकिन मैंने मोती पहना हुआ है और पन्ना पहना हुआ है। कन्या भी आप लेते हैं तो वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मोती नहीं बताएगा, समझ रहे हैं बात। तो स्टोन के हिसाब से तो आप लग्न नहीं सेट कर सकते। तो जो मैंने रूलिंग प्लेनेट का यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताया कि रूलिंग प्लेनेट में आपके बेस पे जो जन्म समय का डिफरेंस होगा तो उतने समय में क्या बदल रहा है, यदि सबलॉर्ड बदल रहा है तो वो रूलिंग प्लेनेट की मदद से आपको सबलॉर्ड सेट करना है। यदि ऐसा है कि उस समय, जैसे किसी ने कहा कि जन्म समय में 10 मिनट का डिफरेंस होगा और उस 10 मिनट में आपका लग्न बदल जा रहा है, जैसे 10 मिनट में मेरा ही केस में सिंह और कन्या हो जा रहा है, तो इस स्थिति में रूलिंग प्लेनेट क्या करेगा। तो जब आप कुंडली देखने बैठेंगे तो सिंह लग्न का स्वामी यानी सूर्य और कन्या का यानी मर्क्यूरी, ये दो रूलिंग प्लैनेट्स में होने चाहिए। दोनों नहीं होगा, दोनों होगा तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। यदि कोई एक है तो यहाँ पे एक फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि इसी को आपका लग्न माना जाए। जैसे यदि आपके जन्म समय में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा के अंतर या 1 घंटा या 2 घंटे के अंतर के कारण लग्न बदल रहा है तो पहली प्रायोरिटी होती है लग्न को फिक्स करना। जब लग्न फिक्स हो जाएगा तो फिर आप सब लॉर्ड पर जाएंगे। क्लियर है। तब रूलिंग प्लैनेट्स के द्वारा कैसे हम लग्न को फिक्स करेंगे, जब आप बीटीआर करने के लिए बैठे उस समय के रूलिंग प्लैनेट को नोट करें। उस रूलिंग प्लैनेट में जो भी आपका लग्न बदल रहा होगा उस लग्न का जो लॉर्ड होगा, वो लॉर्ड यदि आ रहा होगा, यदि दोनों में कोई एक का आ रहा होगा, जैसे सिंह और कन्या में आपका कंफ्यूजन है तो सिंह का सूर्य यदि आ गया तो अभी मर्क्यूरी को छोड़ दीजिए। यदि कन्या का मर्क्यूरी आ गया तो सूर्य वाले लग्न को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये होती है कि हमें जो राशियों का नेचर आपने समझाया है ना, उस राशियों के नेचर को समझें। अब जैसे एक मेरे क्लाइंट हैं झांसी के डॉक्टर साहब, जिनका मैं क्लिनिक बननी है, मैं वास्तु के लिए अगस्त में गया था, तो उनके बहन के जन्म समय में क्या हुआ, 7-8 मिनट का ही अंतर है रात के। मतलब उनकी मदर का है कि 12 बजे के आसपास का है, अब 2-3 मिनट कम पहले हो जाएगा या वो 2-3 मिनट ज़्यादा होगा। अब 2-3 मिनट पहले या आगे की हम बात करते हैं तो उसमें लग्न बदल जा रहा है मेष और वृष में। मतलब 12:03 या 4 मिनट तक मेष लग्न है और उसके बाद वृष लग्न हो जा रहा है। क्लियर है। तो अब उन्होंने अपनी बहन को मेरा नंबर दिया कि सर, और मुझसे भी बता दिया था कि सर बहन का बीटीआर करना है तो आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अब मैंने बोला ठीक है। उनके सिस्टर ने कॉल किया और बताया कि मतलब मेरे भाई ने आपसे बात किया हुआ है कंसल्टेशन लेने। मैंने बोला ठीक है, आप अपना बर्थ डिटेल्स भेजिए। फिर उन्होंने पेमेंट का नंबर मांगा, मैंने भेज दिया। अब उन्होंने अपनी डिटेल्स भेजी तो वो अपना लिख के भेजती हैं कि मतलब मेरे जन्म समय में वो उनकी मदर का, मतलब उनके ब्रदर ने बताया था कि 5-7 मिनट का अंतर होगा, लेकिन और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिफरेंस 15-20 मिनट का लिया था उन्होंने कि इतने का हो सकता है। तो हम 5-10 मिनट लें या 15-20 मिनट लें, लग्न दोनों स्थिति में बदल ही रहा है। क्लियर है। अब इसमें होता क्या है कि जो राशि का नेचर आप पढ़े हैं, मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि कोई भी दो राशियां जो होती है ना, वो एक जैसे एक समान नेचर की नहीं होती है। जैसे एक नंबर राशि फायर का होता है तो दूसरा अर्थ का होता है, ठीक, तीसरा एयर का होता है, चौथा वाटर का होता है, फिर पांचवा फायर होगा, छठा अर्थ होगा, सातवां एयर होगा, आठवां वाटर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो राशियों का आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, तो वो आपको दिमाग में रखना होगा और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप जातक से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अब जैसे मैंने उससे रिलेटेड कुछ बातें उनको लिख के भेजी, अब मेरा मैसेज जाना कहिए और जाने के बाद उनका रिप्लाई आना कहिए। क्या रिप्लाई आता है कि सर मैंने आपका मैसेज देखा, और आगे मेरा मैसेज देखने के बाद वो ये कहती हैं कि मेरा तो टाइम क्लियर नहीं है, तो आपने ये प्रेडिक्शन कैसे भेज दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं इनको कुछ जवाब दूंगा। फिर उसके बाद उनका क्या मैसेज आता है कि सर आपने किस बेस पे मेरा टाइम सही किया। अपन तुरंत तुरंत फिर ये बोल रही हैं कि मैंने टाइम सही कराने के लिए आपसे कंसल्टेशन लिया है। मैंने
तब मैंने मैसेज किया कि मैंने ऊपर कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको देखिए कितने आपसे रिलेटेबल हो रहा है। अभी फिर इसका कोई आंसर नहीं आता है। फिर उनका मैसेज आता है कि मैंने आपकी एनालिसिस देखी, लग रहा है कि आपने कुछ रैंडम चीज़ों को किसी एप्स के द्वारा जनरेट करके और मुझे भेज दिया है। मेरा जन्म समय सही नहीं है और इसके लिए प्रॉपर एनालिसिस की आवश्यकता है जो कि मुझे सूट करे। इस प्रकार से ये चीज़ें इन्होंने भेज फिर कहा कह रही हैं कि मुझे इसके लिए आपसे बात करना होगा, फिर चीज़ें क्लियर होंगी, मेरा टाइम सही होगा, तब फिर प्रिडिक्शन आएगा। इस तरह से अब ये मैसेज दोनों जो मैंने लग्न वाला भेजा था और ये मैसेज मैंने इनके ब्रदर को फॉरवर्ड कर दिया। अब वो देखते कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर लग रहा है इसका मेष लग्न ही होगा। अब इतनी मैंने बोला कैसे आपको लगा? बोले मैसेज के टोन से पता चल रहा है कि ये मेष लग्न की है, ये वृष लग्न की नहीं है। मैंने बोला इसीलिए आपको भेजा है कि आदमी पहले सोचे समझे, बात को सोचना ही नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, सोचना है ना समझना है। उसके बाद मैंने वृष लग्न से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भेजे। दूसरी चीज क्या है कि जैसा कि इनके ब्रदर ने बताया था कि जो भी उसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप कहेंगे तो एडमिट नहीं करेगी, जो कि एरीज में आ रहा है। अब उन्होंने दोनों ही लग्न के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो लिख दिए हैं रिप्लाई में। जैसे मैंने वृष का भेजा है ना, उसके बाद लिख दिया हुआ है कि मतलब ये मुझसे मैच हो रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? बात समझिए दोनों का। तो ये चीज़ उन्होंने ही बताया था, क्योंकि दोनों भाई बहन बहन 85 का बर्थ है, 39 ईयर्स हो गया ना लेडी का, और जो उनके ब्रदर डॉक्टर साहब हैं उनका उम्र 35 या 36 है। तो मतलब इतने लंबे समय तक जो आदमी रहा है एक दूसरे को जानता है, वो तो नेचर से वाकिफ होगा ना हर चीज। मैं तो नहीं हूं उतना, मुझे तो बातों से आपसे बात करके फिर आपके नेचर माइंडसेट इसका अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो उनको तो वो सारी चीजें थी, लेकिन उनको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। बस उन्होंने ये चीज भी बताई थी कि जो भी कुछ बैड पॉइंट्स होगा तो वो चीजें वो नहीं करेगी। जैसे मतलब किसी पे शक करना है या फिर से झगड़ा कर लेना है, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातें, ये सारी चीजें वो इसको मानेगी ही नहीं। जो जितनी अच्छी चीजें हैं वही मानेगी। तो ये क्लियर निकल के आ रहा है। तो अब ये दो लग्न जो है राशियों का, इसलिए मैंने एट्रीब्यूट्स पहले भी आपको कई बार बताई है कि इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। और जो कंसल्टेशन आपके पास आए या जो भी आपके नियर एंड डियर हैं जिस लग्न वाले, तो उनके नेचर को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि यदि ये एरीज वाला है तो किस टाइप की इसके नेचर है, बातचीत है, माइंडसेट है। टॉरस वाला है तो किस प्रकार से है। तो ये चीजें जो है ना आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। मतलब एक रूलिंग प्लेनेट भी एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ रूलिंग प्लेनेट ही ऐसा नहीं है। मतलब मैं इनके टाइम के आधार पे सिर्फ ऐसा कह दूं कि नहीं अब आपके रूलिंग प्लेनेट में एरीज आया है तो मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं एरीज को ही मानूंगा, ऐसा नहीं है। एरीज जो है वो एक इंडिकेशन है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको जो समझना है वो उसके नेचर और माइंडसेट के बेस पे समझना है कि क्या ये उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। सर ये जो रूलिंग प्लैनेट, ये जो हम बर्थ चार्ट जो हमारा जिस दिन वो पैदा होता है, तो उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट जो हाँ चार्ट में आते हैं वो हाँ। उन पे वर्क करना है हमने, नहीं, ना कि जिस समय आप कुंडली देख रहे हैं ट्रांजिट वाला जो, उस समय के। हाँ, तो सर जो बर्थ टाइम के रूलिंग प्लैनेट है वो क्या वो दिखाते हैं, दे मतलब दिया वो? रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसका कोई प्रजेंट मतलब अभी नहीं। कुंडली आ देखने आप बैठे हैं ना, हम्म। तो अभी आपको रूलिंग प्लेनेट से आंसर निकालना है ना। तो जो ट्रांजिट का जो उसमें चार्ट आता है, मतलब आप चार्ट बनाते हैं तो फिर एक ट्रांजिट का भी वो आता है एस्ट्रो सेज में। प्रेजेंट की कुंडली बना लीजिए, हाँ उसमें हाँ। आता है। या प्रेजेंट की जिस समय देख रहे हैं कुंडली बना लीजिए, इसमें हम्म। देखेंगे तो रूलिंग प्लेनेट ट्रांजिट चार्ट दिया भी है। हम्म। तो वो वाले रूलिंग प्लैनेट इसी देखने का हैं, लीजिए। बर्थ बर्थ टाइम का कुछ लेना देना नहीं है इससे, जो भी हम वर्क इसका भी करें। यूज होता है, लेकिन इसका मुझे अब तक कोई ऐसा नहीं दिखा है कि जो आपके लिए, जैसे क्या है कि अब किसी का जन्म हुआ, उस जन्म समय के रूलिंग प्लैनेट्स में आप देखेंगे तो हम्म। ये रूलिंग प्लैनेट, जैसे आपका नटल जो है वो जन्म समय का है, तो हम्म। लग्न का जो लॉर्ड है, लग्न का राशि लॉर्ड है, हम्म। उसका स्टार लॉर्ड है, मून का राशि लॉर्ड है, मून का स्टार हम्म। लॉर्ड है। तो बेसिकली हम्म। इन प्लैनेट्स को तो हम जज कर ही रहे होते हैं ना कुंडली में, हम्म। हाउसेस वाइज।
लग्न यानी फर्स्ट हाउस के सबलॉर्ड को आप जज कर रहे होते हैं, जो प्लैनेट्स होगा उसका स्टार सबलॉर्ड आएगा। हम्म। मून का आपको नाड़ी सिग्निफिकेटर जज कर ही रहे होते हैं, डे लॉर्ड को कर ही रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिट वाला ही करें। और ट्रांजिट वाला क्यों करें? क्योंकि जब आप कुंडली देखने बैठे आंसर आपको चाहिए ना। सही। जैसे किसी ने बीटीआर के लिए आपसे कांटेक्ट किया, तो बीटीआर के लिए आप उस बीटीआर को करेंगे तो वो एनालिसिस में जहां कहीं आप फंसेंगे तो वो हेल्प आपको चाहिए। उसके जन्म समय से क्या मतलब है? उस टाइम थोड़ी आप काम कर रहे हैं, आप तो अभी कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के यानी ट्रांजिट वाला जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और मतलब क्वेश्चन जब हम होरारी चार्ट बनाते हैं तो उसमें जाहिर है उसी समय का उसी समय निर्णय का है। होगा। हाँ हाँ, ठीक। बीटीआर में भी उसी समय का होगा। ठीक। ठीक सर। क्लियर है या कोई हम्म। दिक्कत है इसमें? तो रूलिंग प्लैनेट्स के बेस पे आप सब लॉर्ड्स को निकाल लिए। रूलिंग प्लैनेट्स के बेस पे आप जो लग्न होते हैं उसमें देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स मुझे ये लगता है कि जैसे लग्न चेंज हो रहा होता है, तो उस बेस में मैंने रूलिंग प्लैनेट्स देखा। जैसे दो लग्न है, मार्स का और वीनस का, यानी एरीस और टॉरस का। तो रूलिंग में मुझे मार्स यदि ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखा तो मैं पहला फोकस इसके तरफ करता हूं। मतलब मेहनत तो दोनों स्थितियों में करनी है। इस ऐसा नहीं है कि बस हमने देख लिया मार्स है तो हमने कह दिया आपका एरीस लग्न होगा। मतलब अब जो हमारा है वो एक इंडिकेशन मिल गया, हमारे सोचने का जो एक डायरेक्शन है वो एरीज की तरफ चला गया। ठीक है। और इस आधार पे भी मैंने कई बार इस चीज को देखा है कि ये मैच होता है। अधिकतम बार ऐसा होता है कि जैसे हम बात कर रहे होते हैं, अभी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे ऐसे वो आर्मी बीएसएफ के शायद मेजर ऐसे कुछ से रिटायर हुए थे। मेरा कई वीडियो उन्होंने देखा था। तो ऐसे ही वो कॉल किए और बोले कि सर बीटीआर करानी है। मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद वो अपना परिचय दिए। तो मैंने बोला बहुत गर्व की बात है कि मेरा आपसे बात हो रही है। बॉर्डर पे आपने सेवा किया हुआ है, 1999 वाली जो कारगिल लड़ाई थी उसमें भी वो थे। मैंने कहा, तब मैंने बोला कि बताइए, मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ, आपने देश सेवा के लिए इतना किया हुआ है। तो उनका ये था कि जैसे कोई भी आदमी फर्स्ट हाउस और ऐसे कुछ करके मंगल के प्लेसमेंट को लेके उनका था कि मतलब जैसे कोई आदमी जानता है कि मैं बीएसएफ में हूँ तो बस उसका कहता है कि मंगल लग्न में होगा। मैंने बोला इसे ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि मतलब सिर्फ यदि फर्स्ट हाउस में आपका मंगल चला गया तो इस आधार पे आप वहीं हो जाएंगे, मतलब वहीं आपका लग्न होगा। तो हमारी प्रोफेशन है तो इसमें सिक्स टेंथ सेकंड हाउस की भूमिका है। क्योंकि जितने पुलिस वाले हैं सारे मार धाड़ वाले गाली गलौज वाले थोड़ी हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों का नेचर है। जितने भी टीचर हैं सभी गुरु जैसे थोड़ी हैं। बहुत से ऐसे टीचर जो मंगल प्रधान भी हैं, नहीं कोई बहुत से चंद्रमा वाले भी हैं। तो बेसिकली एक प्रोफेशन में जहाँ हजारों और लाखों लोग हैं वो सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये जनरलाइज करके तो आपका हो ही नहीं सकता बीटीआर, समझ रहे हैं? तो वो राशि वो अपना जो मतलब एस्ट्रोलॉजी से लेके अलग अलग कई सारी चीजों को उन्होंने बताया। तो उनके जो मेरा 15-16 मिनट का बातचीत हुआ तो उस बातचीत के बेस पे मुझे ये लगा कि वाटर एलिमेंट की व्यक्ति हैं। वहीं शायद कर्क है, कर्क और सिंह लग्न को लेके कंफ्यूजन था उनमें। तो मैंने कहा कि आपका कर्क लग्न ही है जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है, समझ रहे हैं? कर्क लग्न को ही लेके, जैसे सिंह लग्न में मंगल फर्स्ट हाउस में आ रहा था और कर्क को जब ले रहे थे ना तो मंगल 12वें जा रहा था। तो अधिकतम लोगों का था कि मतलब अब आर्मी में आप मेजर रहे हैं, वही मतलब बीएसएफ में इतना, तो ये जो आर्म फोर्सेस की नौकरी, ये सारी चीजें मंगल सिंह लग्न का और लग्न में बैठा हुआ, तो ये सारी चीजें ऐसे करके। तो मैंने बोला, और वो खुद ही इस चीज पर रिलेट नहीं कर पा रहे थे। उनका मेन कंसर्न ये था कि भाई सिर्फ मैं फौज में चला गया, बीएसएफ में चला गया, आर्मी या पुलिस में चला गया, तो सिर्फ इसी बेस पे मतलब मैं फायरी और उस तरह से नेचर वाला, वो उनको रिलेट नहीं हो रही थी, समझ रहे हैं? मतलब उनको ही सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। तो मैंने बोला देखिए सर, ऐसा संभव नहीं है कि सारे लोग ऐसे हों। आपकी अपनी जितनी बातों से मैं समझ पाया हूँ, मुझे आप वाटर वाले ही लग रहे हैं। तो आपका कर्क लग्न ही होगा। तब वो अलग अलग बताने लगे कि मैं और भी अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के सेमिनारों में भी जाता हूँ, कई ज्योतिषियों से मिला हूँ, बहुत सारी चीजें जो वो बताते हैं तो कर्क लग्न की कुंडली के हिसाब से ही मेरा अधिकतम चीजें मैच होती हैं। तो मैंने बोला जब आपका भी यही ऑब्जर्वेशन है
और मेरा आपको नेचर को लेके वही ऑब्जर्वेशन है जो कि मिल रहा है, तो बस इसी चीज पे रहिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यानी बीटीआर जो है और रूलिंग प्लेनेट का कॉन्सेप्ट है, ये कंटिन्यूअस एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। जितना अधिकतम चार्ट पे आप काम करेंगे उतने धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है?